फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज इस वीडियो में हम करंट इशू कोविड-19 की वैक्सीन जो कि अभी बहुत चर्चा में है, दैट इज़ कोवैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि क्या है ये कोवैक्सीन और किस तरह ये कोविड-19 की वैक्सीन काम करती है और क्यों इसे बनने में इतना वक्त लग रहा है, किन किन प्रोसेस से एक वैक्सीन को गुजरना पड़ता है और फिर जाकर वो हमें अवेलेबल होती है। तो आज हम हमारे इन सभी सवालों को क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब तक कोविड केसेस हमारी कंट्री इंडिया में 6 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं और ये केसेस लगातार तेज़ी से ग्रो होते जा रहे हैं और इसी के साथ इंडिया हाईली अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में 4th पोजीशन पर पहुंच गया है। जहां ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आई है विद इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन। ये वैक्सीन डेवलप की गई है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड यानी कि BBIL के द्वारा और इंडियाज़ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस भारत बायोटेक को अलाउ कर दिया है इस वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, जो कि इस जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से ये डेवलप की गई और किन के द्वारा की गई, हु हैज़ डेवलप्ड इट एंड हाउ। तो कोवैक्सीन हमारी पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो डेवलप की जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा टू फाइट अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। ये जो भारत बायोटेक कंपनी है, ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, पर एक्चुअल बात करें तो ना कि सिर्फ भारत बायोटेक बल्कि इसको डेवलप करने में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV, इन दोनों का भी योगदान है। अब ICMR का किस तरह इसे बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ICMR के अंडर एक कंपनी आती है NIV, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। NIV ने एक असिम्प्टोमेटिक पेशेंट के कोरोना वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट किया और उस स्ट्रेन को ट्रांसफ़र किया भारत बायोटेक को। उसके बाद वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम भारत बायोटेक ने किया। वैक्सीन 2 तरह की होती है और इस पॉइंट में से हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है। तो बात करते हैं वैक्सीन के उन 2 टाइप्स की। एक होती है लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। पहले बात करते हैं लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन्स की। इसमें क्या होता है कि हम जिस वायरस या जिस भी जर्म्स के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं, उन वायरस को उसके वीक फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसी वीक फॉर्म को हम एटीनुएटेड फॉर्म बोलते हैं। और वायरस की इस एटीनुएटेड फॉर्म यानी वीक फॉर्म, इसे इंजेक्ट किया जाता है इंसान की बॉडी में, जिससे कि उस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस जनरेट हो और एंटीबॉडीज़ बने। उस वायरस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी और उस वायरस से हमें वो एंटीबॉडीज़ बचा सके जब कभी इन फ्यूचर हमारे अंदर ये वायरस एंटर करता है तब। एक बार हमारे अंदर किसी वायरस की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो फिर अगर वो वायरस फ्यूचर में फिर से एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जिन्हें हम B और T लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और हमारी बॉडी को उनके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए अवेयर कर देंगे, जिससे उनके खिलाफ फिर से इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म कर देंगी। तो इस तरह ये वैक्सीन वर्क करती है और ये लगाई जाती है ताकि ये हमें जीवन भर उस वायरस से बचा सके। और इस लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन का फ़ायदा होता है कि बार बार इसकी डोजेस नहीं लेनी पड़ती है, ओनली 1 या 2 डोजेस ही लेनी पड़ती हैं। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी ऑब्वियसली देखने को मिलते हैं। तो लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन के कुछ नुकसान भी होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनमें ये एडवर्स इफ़ेक्ट भी बना सकती है। पर इसके बावजूद भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ की लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन्स यूज़ होती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, मम्प्स,
रूबेला, येलो फीवर, रोटा वायरस, ये सभी। अब बात करते हैं दूसरी टाइप ऑफ वैक्सीन की, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इस प्रोसेस में जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है उन्हें पूरी तरीके से मारकर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इससे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इसलिए इनका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो अच्छा है। जबकि लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन में उस वायरस को मारा नहीं जाता है, बल्कि ज़िंदा ही वो वायरस इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में उस वायरस को पूरी तरीके से मारकर इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनका जो असर होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। मतलब बहुत लंबे वक्त तक ये नहीं चलता है रिस्पॉन्स, और इसलिए टाइम टू टाइम इनकी बूस्टर डोजेस लेनी पड़ती हैं। जैसे किसी में 2 साल का टाइम होता है लेने का दोबारा डोज, किसी में 5 साल का होता है तो किसी में 10 साल का, बट बूस्टर डोजेस ज़रूरी होती हैं एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। जैसे कि टिटनेस का होता है और पोलियो के लिए बच्चे को बार बार डोज दी जाती है टाइम टू टाइम, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स यूज़ ली जाती है इन डिजीज़ेस के लिए, जैसे कि पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए, फ्लू, रेबीज़, इन सभी के लिए। तो ध्यान रखना है कि कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब बात आती है व्हेन विल इट बी रेडी, ये कब तक तैयार होगी या वैक्सीन्स कितने वक्त में तैयार होती हैं, वो कितना वक्त लेती हैं तैयार होने में। ये जो प्रोसेस होता है वैक्सीन को डेवलप करके अप्रूवल लेने का, और फिर वो मार्केट में लॉन्च होती है सभी फेज़ और ह्यूमन ट्रायल्स को क्लियर करने के बाद में। तो समझते हैं कि कौन कौन से फेज़ होते हैं जिनको क्लियर करके एक वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलता है। सबसे पहले 6 स्टेज होते हैं जिनको पास करना पड़ता है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जो कि सबसे इनिशियल स्टेज होती है कि वैक्सीन बनाई जा सकती है या नहीं, ये देखा जाता है इस स्टेज में। फिर होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें लैब्स में और जानवरों पर जैसे चूहों और पिग्स पर ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के। फिर होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इस क्लिनिकल डेवलपमेंट के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इसका कोई उल्टा इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें 3 फेज़ होते हैं, और उन्हीं के बात करते हैं हम कि फ़ेज़ 1 ट्रायल चल रहा है या फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 ट्रायल चल रहा है इस वैक्सीन का। और इन्हीं में बहुत वक्त लग जाता है, कम से कम 12 से 18 महीने लग जाते हैं। और क्यों इतना वक्त लगता है वो समझते हैं, सो दैट हमें ये जवाब मिल सके कि क्यों इतना वक्त लग रहा है कोविड-19 की वैक्सीन आने में। ये जो क्लिनिकल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये क्लियर करने में लगभग 2 से 3 साल से लेकर 10 साल तक भी लग सकते हैं। पर अभी कोविड की सिचुएशन को देखकर जल्दी काम आगे बढ़ रहा है, और BBIL ने 15 अगस्त तक कहा है इस वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए, सभी ट्रायल्स को पास करने के बाद। फिर होता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर क्वालिटी कंट्रोल। अब चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल के फ़ेज़ 1 की ओर। फ़ेज़ 1 में ट्रायल्स में लोगों के एक स्मॉल ग्रुप पर ये ट्रायल किया जाता है, जैसे कि 20 से 80 लोग या मैक्सिमम 100 लोग, इनका ट्रायल होता है। उन 100 में से अगर 80 के आसपास भी लोग ठीक हो जाते हैं तो भी इसे बेनिफिशियल नहीं माना जाता, क्योंकि ये सैंपल का साइज़ बहुत छोटा होता है। सिर्फ 100 लोग, इट मीन्स बड़ी संख्या में होंगे लोग, तो बहुत लोगों की संख्या दैट इज़ 20% लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। तो फ़ेज़ 1 में कुछ मंथ्स तक एग्ज़ामिन चलता है कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है इन वैक्सीन का लोगों में, और कितना डोज पे क्या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। फिर आता है फ़ेज़ 2 ट्रायल। इसमें हंड्रेड्स ऑफ लोगों पर ये ट्रायल किया जाता है, मीन्स थोड़ा बड़ा ग्रुप लिया जाता है लोगों का ट्रायल के लिए, और ये फ़ेज़ 2 2 मंथ से लेकर 2 साल तक चल सकता है। इस फेज़ में साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ ये भी एग्ज़ामिन किया जाता है कि जैसे कोई एजेड पर्सन है तो उस एजेड पर्सन पर इस वैक्सीन का क्या असर पड़ रहा है, या जिनके कोई बीमारियां हैं ऑलरेडी जैसे कि हार्ट की, डायबिटीज़ की, तो उन पर इस वैक्सीन का क्या असर है। ये सब कुछ इस फ़ेज़ 2 में एग्ज़ामिन किया जाता है। फिर आता है फ़ेज़ 3 ट्रायल, जो फाइनल ट्रायल होता है, और मोस्टली वैक्सीन्स इस फेज़ तक
पहुंच भी नहीं पाती हैं। इस ट्रायल में हज़ारों लोग होते हैं, यानी कि थाउजेंड ऑफ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप होता है इसमें ट्रायल करने के लिए, मिनिमम 1000 लोगों का तो होता ही है। ये फेज़ इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है कोई, ये भी देखा जाता है। और ट्रायल किया जाता है कि जैसे कोई कोविड-19 का पेशेंट है, उसको ये वैक्सीन दी गई तो इससे उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, या फिर उसके ठीक होने के बाद वो वापस पॉजिटिव तो नहीं हो रहा। और जो वैक्सीन इन तीनों फेजेस को क्लियर कर लेती है, इनमें पास हो जाती है, उसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है और वो मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाती है। भारत बायोटेक के अलावा जाइडस कैडिला और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनेशिया बायोटेक और अदर 4-5 कंपनीज और हैं जो वैक्सीन्स पर काम कर रही हैं, पर अभी तक वो ह्यूमन ट्रायल्स तक नहीं पहुंची हैं। अभी तक इनका लेबोरेटरी टेस्ट या एनिमल ट्रायल्स ही चल रहा है। जबकि बात करें ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड की, तो इंडिया अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग अब भी स्ट्रगलिंग स्टेट में है, क्योंकि कुछ विदेशी कंपनीज जैसे कि एस्ट्राजेनेका, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा, ये अपने फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं की वैक्सीन आएगी मार्केट में सबसे पहले। और इनकी इस वैक्सीन का नाम ये था, बट इसका नाम चेंज करके अब AZD1222 कर दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। WHO अपनी एक लिस्ट जारी करता है उन वैक्सीन्स की जिन पर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, और 2 जुलाई की अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 18 वैक्सीन्स यानी कि 18 वैक्सीन्स अब तक ऐसी हैं अभी जिन पर ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। और अब इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जो अपने ह्यूमन ट्रायल के फेज़ 3 पर है। और इन 18 के अलावा 129 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल पर हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स तक अभी वो नहीं पहुंची हैं। इस लिस्ट में अभी तक कोवैक्सीन नहीं मेंशन की है, बट मे बी ये जल्दी अपडेट हो जाए। तो ये है एक ओवरव्यू और जो एनालिसिस है हमारा कोवैक्सीन के ऊपर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको हमारे सभी करंट इश्यूज़ के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए और अदर स्टडी रिलेटेड वीडियोस का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।